हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टॉपिक है ये आपके किस किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जेई के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जेई एडवांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज जो मैं चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो स्टार्टिंग का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और ये सीयूईटी एग्जामिनेशन और अदर एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो सभी के सभी उसके लिए यूज़फुल होगा, एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल होगा। तो जो मैं पहला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ आज वो है बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। कि बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो एक्चुअली में जो इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग होता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी। ठीक है। तो हमने ये क्या समझ लिया यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली किससे डील कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली डील कर रहा है चार्जेस विच आर स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। तो चार्जेस विच आर स्टेशनरी। अब मैं यहाँ पर ना फालतू डिस्कशन करूंगा नहीं, क्योंकि फालतू डिस्कशन करने का मतलब कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। टाइम बहुत लिमिटेड होता है अपने पास। मिनिमम चीजें पढ़ो और मैक्सिमम आउटपुट दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने समझ लिया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यहाँ पर देखो, चार्जेस और स्टेशन रुके हुए चार्जेस, इसका मतलब आप मूविंग चार्जेस तो पढ़ोगे नहीं, स्टेशनरी चार्जेस ही पढ़ोगे जो कि रुके हुए चार्जेस हैं। अब जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं इसके बारे में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हो। मूविंग चार्जेस के बारे में आप कहाँ पर पढ़ोगे? मूविंग चार्जेस के बारे में आप पढ़ेंगे जब आप मैग्नेटिज्म में आएंगे। वो आगे चैप्टर है, वो भी आपके ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ का एक टॉपिक है, क्लास 12 में आएगा, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद वो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट लॉ जो होती है वो लॉ होती है कूलम्स लॉ। अभी कूलम्स लॉ है, इसी के बेस पे जो है ना, जो फोर्सेस हैं वो गवर्न की जा रही हैं, फोर्सेस गवर्न की जा रही है बिटवीन द टू चार्जेस। अब इस कूलम्स लॉ में आप सबसे पहले क्या समझ लो कि कूलम्स लॉ एक्चुअली में होता क्या है। कूलम्स लॉ बेसिकली डील करता है फोर्सेस, डील करता है फोर्सेस से जो कि बिटवीन टू चार्जेस एक्ट कर रही होती हैं। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल में आपको दिया कि यहाँ पर ना मेरे पास एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज Q2 है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मेरे पास इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मैंने बोला हुआ है कि दिस डिस्टेंस इज x, सपोज, है ना। तो उसके केस में जो मेरी फोर्स होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। पहली तो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि दिस फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब हम इन दोनों को क्लब करते हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, जब हम इन दोनों को क्लब करते हैं तो हमारे पास आता है कि फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट के होता है, ये कांस्टेंट के इज डिटरमाइंड टू बी इक्वल टू के, इसको दूसरे पेन से लिखता हूं जिससे कि दिखेगा साफ। तो k इज इक्वल टू 1/4πε0। अब इसमें ये जो एप्सिलॉन है, ये जो दिख रहा है आपको, ये एप्सिलॉन होता क्या है? इस एप्सिलॉन का नाम होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो मैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बता देता हूँ कि व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। इसके आगे हम यहाँ पर चलते हैं। तो व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट भी होता है। इसका यूनिट तो आप निकाल सकते हैं, बिकॉज इसका यूनिट क्या होगा अगर आप निकालने बैठेंगे। वैसे यूनिट निकालने की भी एक टेक्निक होती है, आपको अगर पता होगा तो। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है ना।
और 1/ε0 4 पाई कांस्टेंट होता है इनटू क्यू, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर 1/ε0 का यूनिट हो गया। तो ε0 का यूनिट क्या हो गया, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये यूनिट कैलकुलेशन दिखाया मैंने। तो आप यहाँ पर ये आसानी से लिख सकते हैं कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस ε0, सी स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो यहाँ पर आपने क्या सीख लिया एक्चुअली में, जो मैंने ये सिखाया कि यूनिट भी आप कैसे कैलकुलेट करते हो। वैसे यूनिट कैलकुलेशन करने का एक के लिए मैं अलग क्लास बताऊंगा, वो 11th के बच्चों के लिए होती है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो आप लोग थोड़े बड़े हैं, है ना, तो 12th में आ चुके हैं, तो आपका ये वाला टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो मैं अलग क्लास में, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इसको 11th की क्लास के टॉपिक्स में एक बार डिस्कस करूंगा। तो ε0 हमें पता चल गया है। और दूसरा कैलकुलेशन में आपके पास एक और चीज इंपॉर्टेंट यूज होती है, विच इज एप्सिलॉन 1/4 पाई ε0 की वैल्यू। और 1/4 पाई ε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट अगर मैं डिस्कस करूं तो क्योंकि ε0 का यूनिट है सी स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, 4 पाई कांस्टेंट है, तो 1/ε0 का इसका रिवर्स होगा। तो इसलिए इसका जो यूनिट मैं लिख दूंगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। करेक्ट। ये वैल्यूज होती हैं इंपॉर्टेंट। अब हमने यहाँ पर क्या क्या सीख लिया है कि द फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज दिस, यानी कि अगर मैं इस फोर्स को पूरा सही से एक्सप्रेशन लिखूंगा तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द टोटल एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, जो हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब जब आपने ये समझ लिया है तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब फोर्स तो हमने निकाल लिया, पर भाई हमें ये पता है कि अपने 11th वाले टॉपिक से कि फोर्स एक्चुअली में होता क्या है। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। तो मैंने तो यहाँ पे डायरेक्शन आपको बताया नहीं, तो अब डायरेक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो होता है, अगर चार्जेस पॉजिटिव हैं तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू दिस होगा, मतलब रिपेलिंग। कहने का मतलब क्या है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस वो अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास चार्ज Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव थे, तो जो मेरी जो फोर्स होगी, दैट फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट एंड रिपेलिंग ऑन ईच चार्ज। ये फोर्स होगी F, दिस फोर्स विल बी आल्सो इक्वल टू F एंड फोर्स की वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू हम नीचे डिस्कस कर चुके हैं। अब मान लीजिए मेरे पास यहां पर मैं केस लिख देता हूं कि मेरा केस क्या था, 2 पॉजिटिव चार्जेस। करेक्ट। अब आते हैं, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते, तो अगर एक नेगेटिव चार्ज होता तो यानी कि अनलाइक चार्जेस होते तो हम क्या करते। अनलाइक चार्जेस के केस में फटाफट डायग्राम डाउनलोड बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हमने एक चार्ज बना लिया और यहाँ पर एक और चार्ज बना लेता हूँ मैं। तो ये एक और चार्ज हो गया और यहाँ पर ये जो चार्ज है ये अपोजिट है, -Q1 है और ये चार्ज है Q2। अब इन दोनों के बीच में हम फोर्स डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो फोर्स है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। अब हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो फोर्स इस डायरेक्शन में होती है ना, इस डायरेक्शन में होती है। लेकिन और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, चार्ज का प्रोडक्ट बाई 4 पाई ε0 इंटू एक्स स्क्वायर। इस वाले केस में देखेंगे तो क्या होगा, -Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई ε0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। पर यहाँ दिक्कत क्या हो गई कि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया है, ये वाला। अब इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि हमने फोर्स का डायरेक्शन अगर राइट में एज्यूम किया था तो हमारे फोर्स का एक्चुअल डायरेक्शन उसके अपोजिट है, बिकॉज दिस डायरेक्शन हमने बाय डिफॉल्ट एज्यूम किया हुआ है कि दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव आ रहा है हमारा फोर्स, इसका मतलब नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब हमारी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में ना होने की बजाय आपकी जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इधर है, सेंटर की तरफ। और सिमिलरली जो दूसरी वाला जो चार्ज है उसके ऊपर भी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इसी डायरेक्शन में होगा और इस फोर्स की जो वैल्यू होगी F। अब जब आपने
डायरेक्शन डिफाइन कर लिया है तो डायरेक्शन में तो फोर्स की जो वैल्यू होगी, डायरेक्शन आपने नेगेटिव नेगेटिव साइन से आपने डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया है, पर मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर। सो द फोर्स व्हेन द चार्जेस आर अनलाइक, मतलब अपोजिट चार्जेस, उसके केस में जो फोर्स होती है वो आपस में एक दूसरे पर अट्रैक्ट करती है चार्ज को, और जब लाइक चार्जेस होते हैं सेम चार्जेस उनको रिपेल करती है। यहाँ हमने ये सीख लिया। करेक्ट, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है हमारे आज के लिए, और हमें बस आज कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करनी थी। अब इसके बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन करके सिर्फ इस नॉलेज के बेस पर। तो आपने बेसिकली यहाँ पर क्या सीख लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कूलम्ब्स लॉ सीख ली है, कूलम्ब्स लॉ कैसे काम करती है और कूलम्ब्स लॉ को हम कैसे अप्लाई करते हैं, और फोर्स एक्चुअली में वेक्टर होता है। तो यहाँ पर मैं ये भी लगा देता हूँ कि बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर, तो ये वेक्टर होता है। मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूं आपको कि फोर्स इज ए वेक्टर, जो कि आपको पता होना चाहिए, 11th का टॉपिक है। Q1 एंड Q2 चार्जेस आर स्केलर्स, एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, so it will be a scalar, और x जो है x डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, इट इज ए वेक्टर। ये आप याद रखना, इसलिए आप जब फोर्स इसको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टोरियल ही करोगे। अब अपन ने कॉन्सेप्ट सीख लिया पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, एक पहला कूलम्ब्स लॉ, जिसके बेस पे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब हम चलते हैं इसके प्रॉब्लम पे, है ना। देखिए प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स ईच हैविंग मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ l। ठीक है, दो चार्ज q है, इनका मास m है, मैं लिख देता हूं यहां पर, इन दोनों का जो इसका मास m है, ओके, थोड़े, इसका मास m है, इसका भी मास m है, और इसका जो चार्ज है वो q है, और इसका भी चार्ज q है। ओके, अब यहां क्या दिया हुआ है मुझे, आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स हैं, सबका मास, दोनों का मास m है, चार्ज q है, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय थ्रेड ऑफ लेंथ l। ये फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट विच इज o, जो मैं लिख देता हूं, और इस थ्रेड का लेंथ l है, मतलब जिससे सब सस्पेंडेड है, यानी कि इसका जो लेंथ होगा, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू l यूनिट। करेक्ट। What is the equilibrium separation when each thread makes a small angle theta with the vertical? इसमें बोला है कि this angle theta बना रहा है ये vertical के साथ। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं हर एक ब्लॉक को देखता हूँ, हर एक मास को देखता हूँ, तो इस पर सबसे पहले तो mg फोर्स लग रही होगी, सिमिलरली लेफ्ट वाले ब्लॉक पर भी लग रही होगी, लेकिन मैं लेफ्ट वाले ब्लॉक का अभी एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एनालिसिस करना है, मुझे एक्चुअली में इक्विलिब्रियम सेपरेशन निकालना है इनके बीच का। इक्विलिब्रियम सेपरेशन मतलब ये सेपरेशन निकालना है, जिसको मैं x मान लेता हूँ, x सेपरेशन निकालना है। तो इसके लिए मैंने अगर एक मास को भी एनालाइज कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, देखते हैं, अभी देखते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स दिखा दी मैंने नीचे, एक मास पर नीचे है mg, एक फोर्स और लग रही है, बिकॉज हमने अभी अभी समझा है कि जब दो चार्जेस होते हैं तो उनकी वजह से एक फोर्स लगती है, और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है q बाई 4πε0, q स्क्वायर बाई 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इस डायरेक्शन में रिपेलिंग है, सेम चार्जेस रिपेल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्योंकि ये थ्रेड है तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स भी लग रही होगी, और इस टेंशन फोर्स को मैं नाम दे देता हूं T। अब क्योंकि अगर आप इस वाले वर्टिकल को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा। और मैं सिमिलरली ये बता सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू थीटा, क्योंकि हमें ज्योमेट्री से पता है। अब मैं यहाँ पर इक्वेशंस बनाता हूँ इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम मतलब कि नेट फोर्स जीरो है बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg, पहला रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, इस पे आपको आना चाहिए रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, अगर नहीं आता है
तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। और दूसरी जो फोर्स यहाँ पर होगी इसकी टी की, वो होगी टी साइन थीटा इस तरफ। तो इसका मतलब टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, टी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स एफ विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब आपका काम क्या है कि यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को, क्योंकि आपको टेंशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है हमें टेंशन से, हमें एक्चुअली में एक्स पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और थीटा भी इसने बोला हुआ है कि स्मॉल है, तो यहाँ पे देखना क्या होगा कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास tan थीटा आएगा। tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू एफ बाई एम जी, जिसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी, यानी कि इंटू एम जी। करेक्ट, tan थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं इस प्रॉब्लम को कैसे इजीली सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एंगल थीटा स्मॉल दिया हुआ है। जब थीटा स्मॉल होता है तो उसके केस में साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बिकॉज थीटा इज स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, थीटा थीटा हो जाता है। अगर थीटा को भी आप 0 ले लोगे तो उसके केस में 0 ही हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब मैं tan थीटा को साइन थीटा से वो कर सकता हूं, अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो इक्वेशन आई है ऊपर, ये वाली जो इक्वेशन आई है, इसमें मैं क्या करूंगा, tan थीटा को साइन थीटा से अप्रोक्सीमेट कर दूंगा। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ पर साइन थीटा हो गया, इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। करेक्ट। साइन थीटा आपको ये समझ में आएगा साइन थीटा मैंने क्यों किया, इसीलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन किया क्योंकि मुझे यहाँ पर थीटा दिया हुआ था कि दिस थीटा इज स्मॉल, ये जो थीटा है ना ये स्मॉल दिया हुआ है मुझे, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन कर दिया। अब क्यों किया ये अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे पास, दिस डिस्टेंस इज एक्स बाई टू। करेक्ट। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक्स बाई टू एल। तो एक्स बाई टू एल इज इक्वल टू मेरे पास आ गया क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू एक्स स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, ये तो हलवा सा हो गया, लेकिन हलवा नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत लंबा हो जाता अगर आप इसको अप्रोक्सीमेशन नहीं करते, अगर आप इस थीटा को समझ नहीं पाते। ये मैंने इनिशियल स्टेज के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम दिया है जेई मेन के लेवल का, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपने इसमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखा है कि फोर्स कैसे अप्लाई होती है कुलम्ब्स लॉ वाली, और मैकेनिक्स का 11th के टॉपिक से किस तरह से मिक्स करके प्रॉब्लम दिया जाता है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इंटू 2l बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास सॉल्व करके आ गई, x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर l बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी होल पावर 1/3, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको बहुत इजी लगेगा, अभी लग रहा है इजी क्योंकि मैंने समझा दिया है, लेकिन ये प्रॉब्लम जेई मेन में पूछा जा चुका है आपसे, लेटेस्ट जेई मेन में। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जो आपको समझा रहा था कि किस तरह से आप बेसिक कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करते हो, और ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें मैकेनिक्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। अब मैं आपको क्या करूंगा कि अब आपने यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, इस वीडियो में आपने कूलम्ब्स लॉ समझ लिया है और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ देख लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन में 5 प्रॉब्लम दूंगा, उस 5 प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करना घर पर, और उसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो भी एक नए कॉन्सेप्ट का होगा, और उसके नीचे मैं इस वाले प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे दूंगा, तो आप चेक कर लेना। और अगर सॉल्यूशन आपने अपने हिसाब से सॉल्व किया है, आपको कोई भी डाउट आया है, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जाके अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे भी पोस्ट कर सकते हैं। आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन बना के दे दूंगा। तो मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी कमेंट करना कि इस वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगी, और मेरी एक्सप्लेनेशन में कुछ बच्चों को, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो
मतलब मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत फास्ट हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे और स्लो समझाना चाहिए तो और स्लो के लिए आप मुझे बोल सकते हैं, पर जरूर कमेंट कीजिएगा जिससे कि मैं आने वाले वीडियोस को आप लोगों के लिए और अच्छा बना पाऊँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप इसको तैयार करते रहिए, बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहिए डेली डेली, और जो भी डाउट है आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को आईआईटी में सेलेक्ट कराने के लिए कोशिश करता हूँ बच्चों के लिए। तो अगर कोई भी डाउट आता है वो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। माय नेम इज मयंक भटनागर, आई एम एन IITian। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।